सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आप हमारी सोसाइटी से गंदगी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। जब इतने सालों से स्वच्छ भारत अभियान चल रहे हैं तो हमने एक दो प्रोजेक्ट ऐसे करे हैं जहाँ पे मतलब लाइक हमने 100% 95% से लेकर 100% वेस्ट को सेग्रीगेट करके रिसाइकल प्लांट्स में भेजा है। अगर हम अपनी गंगा जी को साफ नहीं रख पा रहे हैं, उसमें नाले का पानी जा रहा है, सीवेज का वाटर जा रहा है, मतलब साई घाट को हमने बहुत बार क्लीन करा है और बिल्कुल भी आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा। बट स्टिल अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा वहाँ पे सिगरेट के डब्बे, दारू की बॉटल्स, फाइन इम्पोज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट पे। आपके आधार कार्ड से जब आपका प्रोडक्ट लिंक हो जाएगा तो आप कहीं पे भी बियर की बोतल नहीं छोड़ोगे। अगर स्वच्छता अभियान का इतना बड़ा बजट आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बजट भी सही से लगना चाहिए। मुझे वो दिखता नहीं है कि वो बजट कैसे लग रहा है। सवीन बंसल IAS ऑफिसर हैं, आज मैं उनको सर नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे उसमें बोला इसको सर मत बोलो, इसको सर। मैं अगर 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लूं और मुझे वही गड्ढे वाली रोड पे जाना पड़ रहा है, उसी कीचड़ वाले पानी से गुजरना पड़ रहा है, तो क्या फायदा वो 2 लाख का? आपने वो पैसा तो आपका हॉस्पिटल में ही जाएगा। जब हम टैक्स दे रहे हैं, हम एडजस्ट कर क्यों रहे हैं? तो हमने देखा कि कुंजापुरी टेम्पल के पीछे ही दारू की इतनी सारी बॉटल मिली है हमें। प्रसाद वाला वेस्ट होता है, मंदिर प्रशासन पीछे ही जंगल में फेंक दे रहे हैं। सोनम वांगचुक सर ने जब वहाँ पे 6 शेड्यूल के लिए मांग करी थी, मतलब एनवायरमेंट के लिए जो लड़ रहा है उस इंसान को उन्होंने जेल पे डाला हुआ है। और ये है करप्शन और ये है पावर का गलत इस्तेमाल। आज के ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है वेल पेड कॉर्पोरेट जॉब एंड एक कंफर्टेबल लाइफ। बट कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम को या ट्रेंड को फॉलो नहीं करते बल्कि सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं। आज के एपिसोड के गेस्ट हैं आशुतोष कोठारी, एक सोशल एक्टिविस्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड सोशल इश्यूज पे अपनी सिर्फ आवाज ही नहीं उठाते बल्कि खुद ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं। आज का एपिसोड एक रिमाइंडर है कि चेंज, जो बड़ा बदलाव है, वो सोच और एक्शन से ही आ सकता है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप क्या करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आप हमारी सोसाइटी से गंदगी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप एक्चुअल में क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस देखता हूँ और पॉलिटिकली भी एक्टिव हूँ और साथ साथ में थोड़ा सा डिप्रेशन होता है मुझे। वेस्ट मैनेजमेंट के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मैं गंदगी के बिहाफ में बोल रहा हूँ। मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मुझे दिखता है कि एक यूरोप जैसी कंट्री हमें मिली हुई है और स्टेट जो है हमारा उत्तराखंड तो इतना सुंदर है। गंगा जी बह रही हैं, वैली पे एंटर कर रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है। कहीं से भी मैं जब वापस आता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं कितने सुंदर शहर में रह रहा हूँ। पर वहीं पे अगर वेस्ट को देखता हूँ, ऐसा ट्रैश पड़ा हुआ है, लोग केयर नहीं कर रहे हैं, तो डिप्रेशन भी होता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम कितने अच्छे तरीके से आगे कर पाएँ और साथ साथ में हम इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस चीज़ को टैकल करना चाहते हैं। और पॉलिटिकली एक्टिव इसलिए होना पड़ा है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। जब इतने सालों से स्वच्छ भारत अभियान चल रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है इतने बड़े बजट के साथ, तो हम तो मतलब लाइक हमें थोड़ा सा भी बजट मिल जाएगा तो हम उत्तराखंड को एक मॉडल रिप्रेजेंट करके सबको बता सकते हैं कि वी कैन रियली डू इट, बट वी रियली नीड दोज पीपल जो एनफोर्समेंट कर सकें और सिर्फ ऑर्डर होने से कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या आपने अभी कोई ऐसा मॉडल डेवलप किया है जहाँ पे इस तरह की क्लीनलीनेस ड्राइव या एक एग्जाम्पल आप दिखा पाएं कि हमने ये किया है, दिस इज द मॉडल, अब इसके बेसिस पे हमें और फंड्स मिल सकें या कुछ भी ऐसा? हमारा एक NGO है हिम विलेज प्रहारी, और गंगा भोगपुर में हमने एक मॉडल करा था जो 100% हमने वेस्ट वहाँ से सेग्रीगेट करा था और साथ साथ में उस वेस्ट को हमने पहुँचाया। उसमें वेस्ट वॉरियर का भी काफ़ी हमारा को सहयोग रहा है और ये बिल्कुल अलग एंटिटी है जो काम कर रही है इस चीज़ पे। पर यह है कि हमारा काम ये रहा है कि हमने कभी अपना NGO नहीं खोला है और जब 7-8 सालों से हमने बड़े बड़े NGOs के साथ काम करा है तो हमें पता चला है कि मतलब लाइक सब कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इंस्टेड ऑफ जैसे सारी पार्टी खोलते हैं लोग और फिर यूनाइटेड नहीं हो पाते तो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो उसी मतलब लाइक उसी इंस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमने 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे करे हैं जहाँ पे मतलब लाइक हमने 100% 95% से लेकर 100% वेस्ट को सेग्रीगेट करके रिसाइकल प्लांट्स में भेजा है। पहले तो पूछूंगी ऋषिकेश के क्या प्रॉब्लम्स आप देखते हैं एंड देन उत्तराखंड के क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं, बिकॉज आपने इतनी जगह काम किया है, आज इतनी जगह आवाज उठाते हैं। तो हमें लगभग ये पता चलता है कि अगर हम अपनी गंगा जी को साफ नहीं रख पा रहे हैं, उसमें नाले का पानी जा रहा है, गंदा सीवेज का वाटर जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जितना भी हमारा क्रॉप हम उगा रहे हैं उसमें वो सारा का सारा दिखेगा और हमारी डाइट ही खराब होगी। बाकी वाटर स्कैरसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो गुड़गांव, दिल्ली, यूपी इन शहरों को अफेक्ट करेगी।
तो हमें जो प्रॉब्लम दिखती है ऋषिकेश में, बेसिक प्रॉब्लम्स में बात करूं तो बेसिक नेसेसिटी अगर हमारी पूरी हो जाए तो आई डोंट थिंक सो किसी को पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी पूरी नहीं हो रही है, वेस्ट सेग्रीगेट नहीं हो पाता है, कोई भी मतलब लोग आते हैं कहीं पे डंप करके चल जाते हैं, रात में घरों से निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक सुबह करते हैं, कहीं पे भी डंप करके फेंक देते हैं, मतलब इतना वेस्ट। तो मेरे को तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगती है उत्तराखंड में वो वेस्ट की है। और कल के दिन हम भी मतलब एक पूरा प्लास्टिक प्रोडक्शन वाला स्टेट ना बन जाएं, माइक्रो प्लास्टिक हमारे नदियां हैं, हमारे झरने हैं सब। और अगर हम पे इतना बड़ा फंड आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान से, तो मुझे लगता है कि एनजीओज जो काम कर रहे हैं, जो असली में काम कर रहे हैं, उनको ये फंड पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहुंचता नहीं है। और मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि देहरादून के भी जैसे एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, 3-4 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, यूबीटी केयर्स नाम है उनका, अर्बन ठेला समथिंग कुछ करके, बट इन लोगों को ग्रो कैसे करवाएंगे? तो हम फॉस्टर नहीं कर पा रहे हैं। कैसे फॉस्टर कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स को या यंग वॉरियर्स को जो वेस्ट में हेल्प करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में हेल्प करना चाहते हैं? आई थिंक हमें ना हमारे इंडिया को या हमारे स्टेट को डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने पड़ेंगे। हम इस पे बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। आज भी अगर हम पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये बाहर की कंट्रीज के हैं, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। जबकि इंजीनियर्स हमारे यहाँ हैं, बहुत बड़े बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं, आपको सब पता ही है, गूगल वगैरह हर जगह अच्छी सैलरी मिल रही है। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कि यार हम भी बाहर सेटल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। दे आर वे अहेड फ्रॉम अस। तो हमें सिस्टम तो बनाने पड़ेंगे, और जब प्लेटफॉर्म डिजिटल होंगे तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको अगर एनजीटी का ही अगर मैं केस ले लूँ या एनजीटी के अगर हम ऑर्डर्स देख लें, तो जब तक वो एनफोर्समेंट नहीं होंगे तब तक वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने चाहिए, और हम उसी पे काम कर रहे हैं कि हम एनजीओज, वॉलंटियर्स, इन सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे वो अपनी अटेंडेंस से लेकर अपना जो उन्होंने काम करा है, उन्होंने जो वेस्ट उठाया है, कितना कार्बन फ्री करा उन्होंने, तो उनका जितना भी कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो रहा है वो भी हम कार्बन पॉइंट्स की तरह दे सकें। तो ये एक इनोवेटिव सोच हमें लेके आनी चाहिए, जिससे कि हम सच में कुछ चेंज लेके आ पाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ उत्तराखंड के लोगों को इस चीज़ में काम मिले, यहाँ के एनजीओज को काम मिले। आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अब कोई होता क्या है कि कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, बट वो इतना फेमस नहीं होता है, तो उसको ज्यादा लोग पूछ नहीं पाते, पता ही नहीं चल पाता। ऐसी कुछ लोगों को तो एक रील में ही फेमस हो जाते हैं, तो सबको सबकी भीड़ लग जाती है। यही एक सच्चाई है जो है। एनवायरमेंट की, एनजीटी की बात आपने करी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल अवर ऑडियंस दैट यू आर अ लॉयर। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगी आपसे कि आज के परिप्रेक्ष्य में वेस्टेज, आपने कहा कि बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है, तो वेस्टेज पे ही बात करते हैं। और वेस्ट सेग्रीगेशन जो है वो कितना चैलेंजिंग है, बिकॉज अगर मैं हाउस होल्ड लेवल पे सेग्रीगेट करती भी हूँ, तो जो म्यूनिसिपैलिटी का कोई जो ट्रक मेरे पास आता है, जो पिकअप वैन आती है, उसमें कोई सेग्रीगेशन मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है। छोटे शहरों में, मार्केट प्लेसेस में शायद वो फिर भी अवेलेबल है, लेकिन अभी भी इसका कोई आसान प्रोसेस मुझे तो दिखाई नहीं देता। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एजुकेशन से ही सब कुछ बनता है। अवेयरनेस भी आप तभी कर पाओगे जब आप एजुकेटेड हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है, और आप कहीं ना कहीं नेचर से बहुत कनेक्ट करते हो। मेरे ख्याल से नेचर से बहुत ज़्यादा लोग कनेक्ट करते हैं। हमारे ऋषिकेश में एक फाउंडेशन है, हिमाद्री फाउंडेशन, और ऐसी और भी फाउंडेशन है, छोटी छोटी फाउंडेशन है, बच्चा केयर फाउंडेशन है। तो हम लोग जब भी ड्राइव करते हैं और दोबारा उस जगह पे जाते हैं, हम बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। मतलब साई घाट को हमने बहुत बार क्लीन करा है, और बिल्कुल भी आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा। हम ढूंढते माइक्रोस्कोपिक लेवल से ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। बट स्टिल अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा वहाँ पे सिगरेट के बट्स, सिगरेट के डब्बे और दारू की बॉटल्स, पर एटलीस्ट वो बॉटल तो लेके जाओ। अगर आपको एंजॉय, हम कितनी मॉरल पुलिसिंग कर देंगे, बट थोड़ा सा वो सेंस डेवलप करो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं, जो कप दे रहे हैं, कॉफ़ी का कप दे रहे हैं, चाय का कप दे रहे हैं, कुछ भी डिस्पोजेबल प्लेट्स दे रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो भी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाएं कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमने बेचा है तो हम उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। फाइन इम्पोज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट पे। फाइन इम्पोज कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए डिजिटल आपको करना पड़ेगा, अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। और
छोटे छोटे बार कोड जो हमारे प्रोडक्ट्स में होते हैं, आप आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए उसको, और मशीन्स आप हमने डेवलप करी हैं ये चीज़ें, हमें आप टेंडर दीजिए, हम आपको इंस्टॉल करके देंगे। और इसी से मेरे ख्याल से हम ये चीज़ों को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हम पकड़ पा सकते हैं कि हम हमारा वेस्ट ऐसे ही कोई ना फेंक दे, क्योंकि वो फाइन इम्पोज होगा आपके आधार कार्ड से। जब आपका प्रोडक्ट लिंक हो जाएगा तो आप कहीं पे भी बियर की बॉटल नहीं छोड़ोगे, आप कहीं पे भी वो चखने का पैकेट नहीं छोड़ोगे। तो आई थिंक वी कैन मेक अ डिफरेंस। सो यू आर सेइंग व्हाटएवर आइटम वी आर परचेजिंग वो हमारे आधार कार्ड से या फिर हमारी किसी डिटेल के साथ मैच हो जाएगा, एंड देन हमको अपना जो कूड़ा है, जो वेस्ट है, जो भी आइटम हम खा रहे हैं वो हमें पिक करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको जब फाइन पड़ेगा तो आपको डर लगेगा, तो वो डर पैदा होना बहुत जरूरी है यहाँ की जनता के अंदर। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे को लगता है कि बहुतों को ऐसा लगता होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल बाय चार धाम। आप चार धाम की मैंने यात्रा करी है, सबने ही करी होगी। और जब आप केदारनाथ जी के हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो जब मैं 2019 में गया था तो मेरे को बहुत सुंदर लगता था, मतलब लाइक ऐसा लगता था वाओ कितना ब्यूटीफुल है, वो ट्रैक करने में इतना मजा आता था। आज मैं गया हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कूड़ा दिखाई दिया है, कहीं पे कूड़ा जल रहा है, वो स्वच्छता कर्मी क्या कर रहे हैं, वो कूड़े में ही आग तेप रहे हैं। फिर वो कूड़े की ऐश हमारे वहीं मंदाकिनी रिवर में जा रही है, वो मंदाकिनी रिवर टॉक्सिक हो रही है, सॉइल टॉक्सिक हो रही है, एनिमल फीसेस ऑल ओवर द प्लेस। या तो वो भी एक चीज है। बट अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि हमने केदारनाथ को साफ करना है, हमने पूरी टीम लगा दी, पूरे एनजीओज को इन्वाइट कर दिया, और साथ में निम्स वालों को भी कर दिया कि हमने गॉर्जेस में जाके भी सफाई कर दी। नेक्स्ट टाइम हम कैसे रोकेंगे? तो हम नेक्स्ट टाइम तभी रोक सकते हैं अगर नीचे पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी पे एक बारकोड स्कैनर हो, वो ट्रेस हो रहा होगा कि आपके आधार कार्ड पे है, तो आपको लाना ही पड़ेगा। और ये चीजें कहीं बहुत जगह ऐसा हुआ था कि वो 10 रुपए वो ले रहे थे और फिर भी वो बॉटल ऊपर ही फेंक के आ जा रहे थे लोग। तो जब तक आपको ढंग से 10-15 ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी, जैसे अमेरिका और बाहर की कंट्रीज में होती है कि आपको सर्विस देनी पड़ती है आपके गलत कामों के लिए, तो वो आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आपको शायद जॉब मिले, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। ऋषिकेश की हम बात करते हैं, ज्यादातर जो वेस्टेज है ये कहाँ से आता है? क्या ये टूरिस्ट फैला रहे हैं? क्या ये लोकल लोग फैलाते हैं? अगर लोकल लोग फैलाते हैं तो क्या डस्टबिन्स की कमी है, या इंडस्ट्रियल वेस्टेज ज्यादा जा रहा है, हाउस होल्ड है, ड्रेनेज है? क्या इशू एक्चुअल में है? सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मतलब टूरिस्ट ही कूड़ा फैला रहा है, टूरिस्ट भी फैला रहा है, हाउस होल्ड का वेस्ट भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमें सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट ही नहीं पता अभी तक। ऋषिकेश में आज भी सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं जाता है। हमें बहुत सारे ऐसे एनजीओज की हेल्प लेनी पड़ेगी और सबको इंटर्नशिप करने का इसमें मौका भी देना चाहिए कि हम लोग एनजीओज को बुलाएं, 2-2 घंटे का इंटर्नशिप करवाएं और लोगों को सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट समझाएं कि वो जो आपका कंपोस्ट बन सकता है, जो आपका किचन वेस्ट है, वेट वेस्ट है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक अगर स्वच्छता अभियान का इतना बड़ा बजट आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बजट भी सही से लगना चाहिए। मुझे वो दिखता नहीं है कि वो बजट कैसे लग रहा है। और जब दूसरी कंट्रीज कर पा रही हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? दूसरी कंट्रीज क्यों? हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, like we have seen Lucknow recently, Indore is another big example। तो इस तरह की जब हमारे पास स्टेट्स हैं, हम उनसे ही काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, हम इंदौर से ही सीख लेते हैं। इंदौर बहुत अच्छा काम कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट पे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी स्ट्रांग है वहाँ पे, वो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही है। वाई? तो ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे सिस्टम का थोड़ा फेलियर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ढंग से करने लग जाए तो मेरे ख्याल से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकती है। बट हम अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इतना पढ़ने के बाद जब हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, हमने भी यूपीएससी की तैयारी करी, पर मन ही नहीं करा कि मैं एग्जाम देने भी जाऊं, क्योंकि साफ समझ में आ रहा था कि यार इससे बेटर ये है कि मैं नेता बन के वो चेंज ला सकता हूं, जो मैं आईएएस बन के शायद किसी नेता के रिमोट कंट्रोल पे काम करूं या कुछ काम ही ना कर पाऊं। तो मुझे तो वो बहुत वेस्ट लगा कि मैं इतनी प्रिपरेशन करूंगा और फिर ये करूंगा, तो दैट इज नॉट अ चांस। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को अलग तरीके से आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर सेइंग दिस ऑन कैमरा, बिकॉज लोग ये एक्चुअल में फील करते हैं पर बोलते नहीं है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस आर ओवरपावर्ड, एंड हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं they are just not doing, they are unable to do their work because of the politicians in the power. अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा।
सवीन बंसल IAS ऑफिसर हैं जी। आज मैं उनको सर नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे उसमें बोला इसको सर मत बोलो, इसको सर, बट स्टिल मैं सोचता हूँ कि क्या पता उनके अंदर कुछ 5-10% 20% एक अच्छा इंसान हो। वो 10 महीने बाद ही आए वहाँ पे, पर वो आए, और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर इंसान खराब हो, अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होता है। क्या पता वो अप्रिशिएशन उनको और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, नेता जो भी ये कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो चेंज आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। एक छोटी सी ही जगह का एग्जांपल, इंदौर जैसी सिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अच्छा काम कर रही है, तो गुटखे का थूकना भी वहाँ पे आज की डेट में फाइन इंक्लूड करता है। लोग नहीं कर रहे हैं और लोग हड़का भी देते हैं, ये फेक कैसे रहे हो आप। वेस्ट सेग्रीगेशन पे एक बार दोबारा से पूछना चाहूंगी कि किन तरीकों से हाउस में अगर हम ये अचीव कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए? अगर कोई एंटरप्रेन्योर इसमें आगे आना चाहे तो किस तरह के आइडियाज पे काम कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर आर कमिंग इन दिस सेगमेंट, और वेस्ट मैनेजमेंट पे और सेग्रीगेशन पे मैं यही कहूँगा कि हमारा जो हम बात कर रहे थे कि किचन वेस्ट है, वेट वेस्ट है, हम पे कंपोस्टर होने चाहिए और वो लगने चाहिए सोसाइटीज़ में। और वही एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। अगर कोई इंसान बोले कि मैं गड्ढा करके वहाँ डाल दूंगा तो वो बहुत मुश्किल है। अगर हम एक बार इंस्टॉल कर दें और थोड़ी थोड़ी लोग अपनी जिम्मेदारियां लें, और आपका जब किचन वेस्ट भी नहीं उठाएगा कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो आपको खुद ही उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो खाद खुद बन के हो जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो NGOs हैं, जो इंटर्नशिप चलती है स्टूडेंट्स की, इनमें इनको काम कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मॉडल बना दें कि उनको भी कुछ जॉब मिल जाएगी, और हमारा जो किचन वेस्ट है जो सड़ता है और टॉक्सिन्स पैदा करता है, बदबू आती है, बड़ी बड़ी हमारे जो रिकवरी फैसिलिटी होती हैं, MRF सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करके आपकी खाद वगैरह इन सब चीज़ों में काम आ सकता है। और बाकी हमारा जो ड्राई वेस्ट है, हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है, जितना भी जो बिक सकता है, क्योंकि वेस्ट, मैं वेस्ट को वेस्ट नहीं बोलूँगा, वेस्ट इज़ मनी। और वो कहीं ना कहीं ये भी है कि आप उससे पैसा जनरेट कर सकते हो, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हो, अपसाइकिल कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, डाउन साइकिल भी होता है। छोटे छोटे हम अपनी बेंचेस, डस्टबिन, इनको बना सकते हैं। और हम पे सब कुछ है, इंडिया के पास सब कुछ है, बट वो लोग नहीं है और वो पैसा नहीं है जो उन लोगों को मिल नहीं रहा है। लोग करना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी एंटरप्रेन्योर और जो स्टार्टअप आइडियाज जिनके पास हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग मनी, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। तो आई थिंक पॉलिटिकली ही सब कुछ पॉसिबल है, और अगर एक दो विधायक भी इस पे फोकस करके आ जाएं, जो जिनके लिए एनवायरनमेंट सबसे ऊपर है, सस्टेनेबिलिटी सबसे ऊपर है, तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे इसमें। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमें एक छोटे यूनिट पे ही अपना जो वेस्ट है, चाहे वो वेट वेस्ट है चाहे ड्राई वेस्ट है, वो पहले इकट्ठा करना होगा। अगर हमें कंपोस्ट बनाना है तो सोसाइटी के लेवल पे या छोटे मोहल्लों के लेवल पे अगर हम इकट्ठा करें, और जैसे सोसाइटीज में पावर बैकअप होता है या इस तरह की छोटी छोटी चीजें इकट्ठा होती है, छोटा पार्क होता है, तो अगर हम अपना कचरा भी अगर इस तरह से रिसाइकिल करने का एक सिस्टम बना लें तो शायद हमको ही फायदा होगा। और आगे चल के हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज अभी हैं, यूरोपियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं, जापान है, जो इंडिया से बहुत सारा वेस्ट जो है वो इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, और फिर उससे इकोनॉमी जनरेट करते हैं। तो हम अपना वेस्ट को रिसाइकिल करके, अपसाइकिल करके अपनी इकोनॉमी और बूस्ट कर सकते हैं। शायद अभी इस सेक्टर में आना हमारे लिए बाकी है। बिल्कुल। प्लास्टिक हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, हम बना रहे हैं, हम डस्टबिन को बिल्कुल नई तरीके से कर रहे हैं, बट व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट रिसाइकलिंग थिंग। सिंगल यूज प्लास्टिक जब बैंड है, मल्टी लेयर प्लास्टिक भी होता है, इन सब चीज़ों से ये बन सकती हैं और कहीं ना कहीं ये काम आ जाएंगी सोसाइटीज़ में। हमारे जो डस्टबिन नहीं मिलते हैं, हम अगर आज की डेट में कोई इंसान, हमने एक पौड़ी में ही वो डाला था, वो पार्क है वहाँ पे खिरसू पे, वहाँ पे डस्टबिन नहीं था, हम डस्टबिन ढूंढने पे लगे, तब जाके हमें एक बड़ा सा लोहे का डस्टबिन मिला एक सेंटर में, और फिर हमने वहाँ पे सारा का सारा जो भी ट्रैश कलेक्ट करा था वहाँ डाला। तो डस्टबिन का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपके साथ आपके पास कुछ ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक बैंक्स होते हैं कि आपने डाला, आपको कार्बन पॉइंट्स मिल गए, वहीं पे अगर इनोवेटिव स्टाइल में हम करें तो कार्बन पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको।
कुछ पानी की बोतल मिल सकती है, आपको कुछ खाने के लिए मिल सकता है, या फिर आपको like कुछ give and पैसे, take. या गिव एंड टेक। तो ये पॉलिसीज हमें अपनानी चाहिए। और साथ साथ में बहुत बड़ी एक सिस्टम जो चल रहा है, इसमें भी हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जिसमें पब्लिक की अथॉरिटी भी हो, पब्लिक पूछे, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उन एनजीओज को, उन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम, इन सबको लेना चाहिए कि उनका काम और अच्छे तेज गति से आगे बढ़े। एनजीटी की बात आपने की, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि एनजीटी है क्या? एनजीटी स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब एनजीटी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बॉडी है कि फास्ट ट्रैक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन देती हैं और ऑर्डर्स देती हैं। तो एनजीटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर इंसान को अपने एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी क्या, वो कैसे केस लड़ सकता है। तो ये सब चीज़ों का हम पे एक फ़ायदा है कि एनजीटी पे हम जितने भी हमारे को प्रॉब्लम्स दिख रही है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, हम वहाँ पे केस डाल सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और उस पे अपना सॉल्यूशन एक्ट लेके आ सकते हैं। सो ये एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग से एक सेपरेट कोर्ट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या आम आदमी अप्लाई कर सकता है, और डू वी नीड अ लॉयर फॉर दिस, या फिर कुछ लॉज है, रूल्स हैं? बिल्कुल आम आदमी अप्लाई कर सकता है। इसमें मोस्टली सिटीजन ही अप्लाई करते हैं। अगर हम पुराने केसेस देखें तो सिटीजन्स और सोशल वर्कर, ये लोग अप्लाई करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट अप्लाई करते हैं। आपको लॉयर होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उस पर अपील कर सकते हैं, उसको लड़ सकते हैं। तो बिल्कुल, और लोगों को पता भी होना चाहिए कि आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लाइजनिंग कर रहे हैं, आप एक लीडरशिप दिखा रहे हैं, तो एग्जाम्पल भी आप बन सकते हो। और आप एनवायरनमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस, आप एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एनजीटी की रेंज में क्या क्या आता है? क्या इसमें फॉरेस्ट आते हैं, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लैंड एनजीटी में है, या फिर कोई लैंड एनजीटी में आता है, कैसे मालूम चलेगा? फॉरेस्ट तो एक डिफरेंट बॉडी होगी है। एनजीटी में जितना भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जैसे हमारी रिवर्स होगी, हमारे झरने हो गए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ट्रीज ऑफ कोर्स, ट्रीज भी एनजीटी में आते हैं। मतलब लाइक हमें ये एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो जो भी हमारा ग्रीन एनर्जी है वो सारा का सारा एनजीटी में आ जाता है। तो हम एनजीटी में मोस्टली एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बात रखते हैं, और ट्रीज भी एनवायरनमेंट में आते हैं, तो बिल्कुल हम एनजीटी पे उसमें भी डाल सकते हैं, कोई भी अपील अपनी डाल सकते हैं उस चीज़ के लिए। आजकल बहुत सरफेस होता है, कुछ लोग केस भी लड़ते हैं। अगर एनजीटी ने किसी लैंड को बोला है कि इस लैंड को अब आप बेच नहीं सकते हैं या खरीद नहीं सकते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस से है, तो इसका क्या मतलब है? और कुछ लोग अगर इसमें केस लड़ते हैं, अपोज करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा लैंड एनजीटी से हटके नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट हो जाए? नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं है। और एनजीटी अगर कोई ऑर्डर दे रहा है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे रहे हैं, अब आप उसमें अपील कर सकते हो अपने आप से कि भाई ये चीज़ गलत है, मेरी अपील सुनी जाए। पर एनजीटी मोस्टली एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को देखता है। लैंड प्रॉब्लम जो होगी वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएंगी। एंड एनजीटी की पावर्स क्या होती हैं? कैसे ऑर्डर्स आते हैं इसमें? एनजीटी पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई भी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि आपका रिवर में कोई वेस्ट जा रहा होगा, आपका लैंड में कोई वेस्ट जा रहा होगा, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री से कोई टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, उस पर कोई वेस्ट लैंड पे जा रहा है, तो ये सारे के सारे एनजीटीज में आ जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने लैंड, अपने नेचर को बचाने के लिए वहाँ पे फाइल कर सकते हो। एनजीटी के केसेस लड़ने में व्हाट आर द चैलेंजेस? क्या इसमें कोई ऑपोजिशन भी होता है? इसमें ऑपोजिशन मतलब अगर कोई लॉयर है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बिल्कुल वो अपना बात रखेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके सामने पैनल है जजेस का, तो वो आपकी बात सुनेंगे। तो बिल्कुल हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ होता है कि कोई दूसरा बंदा, मतलब कोई दूसरा वो है, कोई कंप्लेनेंट है और कोई पिटिशनर है या कोई रेस्पोंडेंट है, तो सबकी बातें सुनी जाएंगी। अभी डंपिंग का भी उत्तराखंड में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। मैं बोलूँगी जगह जगह पे डंपिंग साइट्स देखी जाती हैं, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, दोनों का वेस्ट एक तरह से इकट्ठा होता जा रहा है। और अब सिर्फ दिल्ली में ही कूड़े का पहाड़ नहीं है, मैं बोलूँगी उत्तराखंड में जगह जगह, चाहे देहरादून है चाहे ऋषिकेश है, मल्टीपल जगह ऐसे कूड़े के पहाड़ हैं।
इनको सॉल्व करने का क्या तरीका? अभी तो हम कैपिटल में ही ठीक नहीं कर पाए हैं। वही है कि अपसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, और फिर उसके बाद हम पे और भी मॉडल्स होते हैं जिससे हम फ्यूल बना सकते हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे है जिससे हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम रख सकें, उस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए। और बाकी आप जो बात कर रहे हैं कि पहाड़ों पे कूड़ा हो रहा है, डंपिंग साइट्स हमारी हो रही हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन के कट्टे जितना भी वो होता है वो कहीं ना कहीं वो बगल में जो नहर बह रही होती हैं, नदियाँ बह रही होती हैं, कोई गॉर्ज होता है, खाई में फेंक देते हैं लोग। तो हमें इस पे पॉलिसीज बनानी चाहिए और एनफोर्समेंट करना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर करने से कुछ नहीं होगा, एनफोर्समेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर वही है कि लीडरशिप क्वालिटी क्या है। लीडरशिप अगर अच्छी होगी तो बिल्कुल कुछ ना कुछ बढ़िया हो सकता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े होटल्स में कंपोस्टर मशीन होनी ज़रूरी है, बट स्टिल कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है? बिकॉज आप के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसमें कुछ एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। सब के सब अपनी कुर्सी में बैठ के अपनी तोंद को बाहर निकाल रहे हैं। और अगर अच्छे तरीके से काम करा जाए, वो जो सैलरी ले रहे हैं, उतनी बड़ी सैलरी ले रही है इतने अमाउंट में, जो पावर उनके पास है, और एक टीम उनको भी क्रिएट करनी चाहिए कि हम ही लोग क्यों बार बार वीडियोस बना के उनको चिताएं, उनको जगाएं। वो लोग खुद भी तो अपनी टीम बना सकते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम खुद सॉल्व करें इन सब चीज़ों को। ज़्यादातर घूम फिर के प्रॉब्लम्स पॉलिटिशियंस के ऊपर ही आ जाती है, या एनवायरमेंटलिस्ट के ऊपर, या ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आ जाती है। एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, और फिर हम थोड़ा सा अपना समय दे सकते हैं। अगर कोई सही नहीं काम कर रहा है तो हमें भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, हमें भी वो हमारी जो जिम्मेदारी हैं उनको समझनी चाहिए। बिकॉज हम इट स्टार्ट्स विद योर ओन बेड ना। अपने बेड को तो हम साफ़ कर देते हैं और अपने घर को भी साफ़ कर देते हैं, पर अपनी गली को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो फिर हम भी जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों को शायद आदत पड़ चुकी है गंदगी में रहने की, तो शायद कल के दिन ये चेंज होगा और जल्दी ये चेंज आएगा। मुझे लगता है कि जितना यूथ हमारा एजुकेटेड है, अगर वो ढंग से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, वो पॉलिटिक्स से भागता नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने पे आएंगी और हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे आगे फ्यूचर में। डू यू थिंक यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आने की बहुत ज़रूरत है अभी? ऑफ कोर्स यंग लोग ही पॉलिटिक्स में आने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें वो आज देख रहे हैं और आज समझ रहे हैं, और उनको जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, जो उनको फ्यूचर की उनको चिंता होगी, तो हमें लगता है कि वो एजुकेशन से फुली मैच्योर्ड हैं, तो बिल्कुल आने चाहिए। और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, अच्छे आइडियाज़ हैं, समाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इस टाइम पे हमारे जेन जी हो गए, जेन एक्स हो गए, जेन अल्फ़ा हो गए, जो भी लोग हैं, मिलेनियल्स हो गए। मिलेनियल्स में सबसे ज़्यादा बोलूँगा बिकॉज उन्होंने एक वाला दौर भी देखा है जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कॉल करने के लिए नहीं था, और आज पूरी टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं। तो मोस्टली मिलेनियल्स ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इंजीनियर्स भी बने हैं, बाहर कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल आना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बट ये है कि फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि नीचे ज़मीनी स्तर पे भी करप्शन नहीं होना चाहिए। वो इंसान बिल्कुल इतना तत्पर होना चाहिए नेचर और एनवायरनमेंट के लिए और आगे के फ्यूचर के प्लानिंग्स के लिए कि हम वो पॉलिसी डिबेट पे अगर बात करें और यूथ पूरा बात करे तो एक इंसान अच्छा बेस्ट कैंडिडेट वो खुद चुन सके अपने आप में से। बट एक्चुअल में करप्शन तो हमारे सिस्टम का कोर रूटेड है, इससे लड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। और कितने लोग चेंज कर पाएंगे, कितने समय में चेंज कर पाएंगे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, क्या 5% लोग अच्छे नहीं हो सकते? क्या 10% लोग अच्छे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और उन लोगों को थोड़ी सी हिम्मत चाहिए कि वो, अब सेटलमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ में सेटल हो, फैमिली हो, सब कुछ हो। बट अभी तो बात ये हो रही है कि अगर हम अपना स्टेट ही नहीं बचा पाए, अपने सिटी को नहीं बचा पाए, अपने मोहल्ले को नहीं बचा पाए, तो फिर वो सेटलमेंट भी किस काम का? मैं अगर 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लूँ और मुझे वही गड्ढे वाली रोड पे जाना पड़ रहा है, उसी कीचड़ वाले पानी से गुजरना पड़ रहा है, वही गंदी हवा लेनी, सांस ले रहा हूँ मैं गंदी हवा में,
एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है, तो क्या फ़ायदा वो 2 लाख का? आपने वो पैसा तो आपका हॉस्पिटल में ही जाएगा। अब गड्ढे से मैं अगर एक चीज़ को आपको बोलता हूँ, एक स्टडी मैंने करी थी कि जो हमारे पॉट होल्स हैं, इनसे बहुत बड़े प्रॉब्लम होती है। और आज की डेट में जब हम 24-25 की एज को क्रॉस करते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लग जाती है, जिससे कि हमारे को आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे डिस्क हर्निएटेड डिस्क हो रही है, हमें बल्ज आउट हो रहा है, तो हमारे को पीछे बैक पेन होता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं 30 की एज में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये पॉट होल्स की वजह से हो रहा है, और मोस्टली ड्राइवर्स को ये होता है। तो ये चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। स्कूटी चला लो, आप कुछ भी चला लो, आपको ये होना ही होना है। ये पॉट होल्स की वजह से कैसे हो रहा है? वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में बार बार जा रही है। कोई सस्पेंशन कितना ज़्यादा अच्छा काम कर लेगा। आप हर कोई तो महंगी गाड़ी नहीं ले सकता। लोग मारुति भी चलाएंगे और हुंडई भी चलाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आपकी कमर में आ रहा है, तो बिल्कुल वो डिस्क बल्ज होगा। हमारी प्रायोरिटीज है ही नहीं कि हमें साफ रोड हो। हमें चाहिए कि सिर्फ मेरे घर के आसपास कूड़ा ना हो, मेरे घर के सामने की रोड बनी हुई हो, मेरे घर के सामने की नाली क्लीन हो। हम एडजस्ट कर क्यों रहे हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ जनता से, क्यों कर रहे हैं हम एडजस्ट? जब हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे को गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, हर चीज़ में इतना बड़ा पैसा आ रहा है, ये 40% 30% वाला ये क्या हिसाब है? वो 100% पैसा वहाँ क्यों नहीं लग रहा है? आप अगर देखिए ना कि अगर आप 5 साल बढ़िया रोड बना दोगे तो उससे कितना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोगों की गाड़ियों के खर्चे कम हो जाएंगे, और सस्पेंशन वीक नहीं होंगे, उनके मेडिकल बिल्स कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स इतने सारे हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, गड्ढे में ही हुआ है, बाइक से गिरा था, उसके बाद से बाइक चलानी बंद कर दी। तो यही चीज़ है कि मतलब हम एडजस्ट क्यों कर रहे हैं? एडजस्ट नहीं करना चाहिए, हमें फाइट बैक करना चाहिए और हमें कंप्लेन करनी चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है एज ए सिटीजन कि हम अपनी चीज़ों को, अपने जो हमारे प्रतिनिधि हमने चुने हुए हैं उनको बोलें कि भाई क्वेश्चन करें। और ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद क्वेश्चन करने का भी एक आज की डेट में बहुत अच्छा वो चला है, क्योंकि हम पे सोशल मीडिया है, तो क्वेश्चन करने पे भी आप फेमस हो जाते हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं आगे चेंज होंगी। आपने कुंजापुरी टेम्पल जो है, मंदिर हमारे ऋषिकेश के पास में, वहां पे भी आपने क्लीनलीनेस ड्राइव करी थी रिसेंटली। वहां पे किस तरह का वेस्ट होता है? बिकॉज मंदिर में तो लोग भक्ति भाव से जाते हैं। तो हम जब वहां गए थे तो हमने देखा कि कुंजापुरी टेम्पल के पीछे ही दारू की इतनी सारी बोतल मिली है हमें। Really? और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो प्रसाद वाला वेस्ट होता है, चुन्नी, पन्नियां, चूड़ियां, वो प्लास्टिक ग्लास और डब्बियां, सिंदूर की डब्बियां, ये सारे के सारे मंदिर प्रशासन पीछे ही जंगल में फेंक दे रहे हैं। अच्छा, तो मंदिर प्रशासन ही फेंक रहा है? हाँ, मंदिर प्रशासन ही फेंक रहा है, क्योंकि वो चढ़ता है वहां पे, वो चढ़ावा या तो वापस होगा या फिर मंदिर ने ले लिया है तब उसको किसी काम का है नहीं, वो बिंदियां क्या होंगी, क्या चीजें नहीं है, आप वो पीछे फेंक दे रहे हैं। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएं। श्योर है कि मंदिर प्रशासन इसको फेंकता है? बिल्कुल, और कौन फेंकेगा? जो भक्त आ रहा है वो तो वहां चढ़ा रहा है, वो चढ़ा के चले जा रहा है। और ऑफ कोर्स भक्त भी जो आ रहा है वो भी नहीं सोच रहा होगा कि ये कहाँ जा रहा है। तो मंदिर प्रशासन उसको वहां फेंक रहा है। फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आ जाता है कि मंदिर है और वो मंदिर टॉप में है। ठीक है, नेचर तो हर जगह है और इंसान को तो नेचर में ही मजे करने की, पहाड़ी के एकदम टॉप में। हाँ, पहाड़ी के टॉप में है। फिर भी वहां पे हमें दारू की बोतल मिल रही है, तो वो दारू की बोतल कौन पी रहा है? क्या वो मंदिर वाले पी रहे हैं या वहां पे लोकल सिटीजन जाके पीता है? तो ये भी सोचने वाली बात है कि एक कुंजापुरी टेम्पल में, जहाँ जो सबसे टॉप में है, जहाँ से सारा व्यू दिखता है पूरा ऋषिकेश का, जो पूरा का पूरा वहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट भी है वो, तो ये चीजें वहाँ पे हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको मंदिर प्रशासन को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही डोनेशन ले रहे हो, आप ही पैसा ले रहे हो, आप पे कितना ज्यादा पैसा वहाँ पे आ रहा है, तो आपको उसका देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था हम दे रहे हैं। जो हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, चाहे हम कोई से भी झरने पे, कोई से भी क्लीनलीनेस ड्राइव करी, हाँ, आपने कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर लिया, हाँ, उस कूड़े के लिए भी हमें बोला जाता है कि इस कूड़े को लेके जाओ अपने साथ, हम यहाँ पे कौन उठाएगा? मतलब ये पब्लिक की फिक्र, वो पब्लिक को फिक्र है कि यार ये कूड़ा इन्होंने इकट्ठा कर दिया, अभी यहीं ना पड़े रहे। तो हमें उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हमने कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। फिर हम SDM DM को कॉल करते हैं, मेल तक भेजते हैं कि ये लोकेशन है, प्लीज इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। और वो तो चलो हम पॉलिटिकली अब एक्टिव हैं, तो हमारे पास हमारे जिला पंचायत सदस्य ये सब लोग हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप ये चीजें करवाना। फिर वो वहां से अच्छे वेल कनेक्टेड होते हैं, तो जल्दी से जल्दी ये काम हो जाता है।
बट सब जगह ये पॉसिबल नहीं है आई थिंक, और पहाड़ों की ऊंचाई वाली जगह पे स्पेशली अगर इस तरह के कुछ मंदिर हैं वहाँ पे सफाई करना भी बहुत मुश्किल होता होगा। जी देखिए, जितने भी ऊंचाई पे मंदिर हैं, तुंगनाथ, चंद्रशिला, हमारा नीलकंठ महादेव जी, यहाँ पे कितनी पब्लिक आती है, हर सावन पे पब्लिक आती है। और मंदिरों में तो फिर भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि आध्यात्म से लेकर ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय करने और वो ट्रैक मारने। तो इन सब चीज़ों में होता क्या है कि हम अपने वेस्ट को भूल जाते हैं कि हमारा वेस्ट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कौन सी पहाड़ी के अंदर गॉर्ज पे जाएगा। अब वहाँ पे इंसानों को जाना तो बहुत मुश्किल है, तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे प्लास्टिक हमने छोड़ दिया है, हमने वो गिफ्ट दे दिया है। भले ही नेचर ने हमें सब कुछ दिया पर हम उसको वापस में रिटर्न में क्या दे रहे हैं, हम उसको वेस्ट दे रहे हैं कि जो कैंसर की तरह है जमीन के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी। और कल के दिन जब वो बरसात होगी, स्नो पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं नीचे ही आएगा और हमारे अंदर ही जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, गलत वेस्ट को कहीं पे ढंग से नहीं फेंक, मतलब उसको वापस नहीं लेकर आ रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो इन चीज़ों से वो बैक टू बैक हम पे ही आएगा, हमारा कर्मा जैसे बोलते हैं। तो वही चीज़ है जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। आपने अपनी पार्टी का जिक्र किया, क्या है ये पार्टी? मेरी पार्टी का नाम है उत्तराखंड समानता पार्टी। एंड हाउ बिग इज द पार्टी, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स। और ये पार्टी जो बनाई है वो रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स और एक्स ब्यूरोक्रेट्स और एक्स सर्विसमैन, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या सिंचाई मतलब PWD हो, इन सब में जितने भी लोग काम करते हैं, हाइडल वगैरह जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उन सब में जो भी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये पार्टी बनाई है। और उनका कहना है कि उत्तराखंड समानता पार्टी इसका नाम है। अभी उन्होंने ये भी अप्लाई करा है कि इसको सिर्फ समानता पार्टी करें, बिकॉज वो होल ओवर इंडिया उनके लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं डॉक्टर VK भोगड़ा, IFS ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरा गवर्नमेंट से रिटायर हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल आते हैं और बहुत नेचर को लेके, फॉरेस्ट को लेके काफ़ी एक्टिव हैं। आपके एक वीडियो की बात करना चाहूँगी जहाँ पे आप जो हमारे DM बंसल सर हैं जिनका जिक्र भी हुआ था, उनसे आप कुछ सवालात पूछते हुए दिख रहे हैं वीडियो में। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑफ द पॉलिटिक्स ओवर ब्यूरोक्रेट्स, then why are you asking the same question if you understand that? इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो दिल पे लगे उनके कि 10 महीने हो गए, मैं गया क्यों नहीं वहाँ पे। But you understand his helplessness or the helplessness of the bureaucrat maybe. मैंने आपसे ये बात भी करी थी कि मुझे लोगों ने बोला सर मत बोलो, ये तो पैसा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर फिर भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो 10 महीने बाद आए, पर आए। क्या पता उनके अंदर भी कुछ जाग जाए, या तो जॉब छोड़ दें या फिर वो काम करके दिखाएं, और क्या पता अंदर क्या इंसान के चल रहा है। तो मैं डिमोटिवेट तो नहीं करूंगा, पर यही बोलूंगा कि हाँ, वो मोटिवेशन अगर 20% है तो उसको 50% करिए और मना करना सीखिए। जब हम कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप भी तो आवाज़ उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको शायद जॉब से निकाल देंगे, वो तो इतनी पावर भी नहीं होती है। तो इन चीज़ों में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हमें होना चाहिए। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे अधिकारी रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं झुकते हैं और बहुत ईमानदार रहे हैं, और आज भी उन पे केस चल रहे हैं, मुझे वो भी अप्रोच करते हैं कि मेरा केस वगैरह में आप इंटरेस्ट लो। तो यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में ही आके सब कुछ सही हो सकता है और अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, एनवायरमेंटलिस्ट पॉलिटिक्स में आए, सोशल वर्कर पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि ये लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ये लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। इनकी रग रग में कुछ एक जुनून होता है करने का, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी फैसिलिटीज, दे आर डूइंग सो मच फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर स्टेट, फॉर आवर सिटीज़। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि जितना भी पॉलिटिकल उत्तराखंड में अभी 2027 का चुनाव होने वाला है, तो मोस्टली सोशल वर्कर, एनवायरमेंटलिस्ट में सबसे ज़्यादा प्रतिभाग करें और लोगों को बताएं अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। मुझे पता है आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे और लोग बिल्कुल, यूथ आपको बिल्कुल पसंद करेगा, और वो परसेंटेज ऑफ यूथ को अगर आप फोकस कर लोगे तो शायद आप चुनाव जीत सकते हैं। आपने जब रियलाइज़ किया कि मुझे वेस्ट पे काम करना है, मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, ये कब डिसाइड किया? मैं जब छोटा था, मतलब लाइक स्कूल वगैरह में पढ़ता था, 1st, 2nd, 3rd, 4th, जैसे ही मैंने होश संभाले होंगे तो हमारी गली में, गीता नगर में मैं रहता हूँ, मेरा पुराना मकान है, तो वहीं पे एक पंजाबी फैमिली रहती थी। तो उनके जो बड़े बेटे थे
वो थोड़ा सा अनसाउंड माइंड थे, मतलब लाइक आई थिंक थोड़ी सी तो कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो कुछ करते नहीं थे, घर पे ही रहते थे, तो वो गली में जितना भी कूड़ा होता था ना वो पिक करते थे। उस टाइम पे भी कोई डस्टबिन नहीं होता था, कोई गाड़ी नहीं आती थी, तो हमारे घर के पीछे रेल पटरी है और वहाँ पे एक डंप यार्ड हमने रखा हुआ था, तो वहीं पे हम डालते थे उस कूड़े को और वहीं सारी पूरी गली के लोग अपना डस्टबिन लेके वहीं रात में डालते थे। मैं उनसे इंस्पायर हुआ था कि यार वाओ, मतलब लाइक ये इंसान कितना केयर कर रहा है कि पूरी गली साफ करके रख देता था। हमारी गली तो और छोड़ो आप, वो दूसरी अगल बगल की गली भी साफ कर देता था। तो वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा 9th-10th के बाद मैं दिल्ली गया, तो देयर इज अ गाय जम्मू कश्मीर से, शाकिर, अ मुस्लिम फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो मेरी इंस्पिरेशन रहा है कि कोई इंसान को उसने डांटा था कि भाई वो सेंटर फ्रेश बाहर क्यों फेंक रहा है, जेब में ही रख ले, डस्टबिन में डाल देंगे। तो मुझे फिर फील हुआ कि मतलब लाइक यार मैं कनेक्ट कर पाया अपनी वो सिचुएशन से लेकर इस सिचुएशन तक कि कितना कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है और हम एक छोटी से छोटी चीज़ क्यों नहीं कर सकते, क्या जा रहा है हमारा। आपने बोला कि आपकी इंस्पिरेशन रही है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट था? घर वाले क्या कहते थे? पहले तो अपना रूम ढंग से साफ कर ले और साथ साथ में जो मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई के बच्चे थे, वो कबाड़ी वाला बोलते थे, बट इतना ज़्यादा कभी फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि अंदर से हमें बहुत खुशी होती थी। और मैं साइकिलिस्ट भी रहा हूँ, तो मैंने नेचर को बहुत करीब से देखा है। मतलब लाइक मेरे को लगता है कि एक साइकिलिस्ट जब साइकिल चलाता है तो वो सांस लेता है, वो उसको ATP चाहिए होती है, तो वो जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है और फिर वो देखता है कि वाओ कितना ब्यूटीफुल, क्योंकि स्लो मोशन में होता है। आप बाइक और गाड़ी में इतना सुंदर नहीं लगता जितना वो साइकिल चलाते हुए लगता है। कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन रही है कि यार हमारा क्लाइमेट क्लीन होना चाहिए। मैंने एक रेस करी थी खारदुंगला में, लद्दाख में, तो जब मुझे वहाँ मौका मिला था स्टेज पे, जब उन्होंने बुलाया था, तो मैंने वहाँ पे भी यही बोला था कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इवेंट करा है, पर आप जो भी प्लास्टिक की बॉटल पानी पीने के लिए दे रहे थे या कैन दे रहे थे, आपका कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ लेना देना नहीं था उससे। तो पहले तो किसी ने क्लैप नहीं करा, पर लास्ट में उन्होंने बोला कि चल इसने कुछ तो अच्छा बोला है, तो लास्ट में क्लैपिंग हुई थी। बट थोड़ा सा उनके चेहरे पे दिख रहा था इसने तो हमारे इवेंट की बेइज्जती कर दी है, पूरे सब जनता सच बोल दिया है। तो अभी मैं एक और चीज, इवेंट हुआ था सोनम वांगचुक सर ने जब वहाँ पे 6 शेड्यूल के लिए मांग करी थी, और देखिए आप मतलब एनवायरमेंट के लिए जो लड़ रहा है उस इंसान को उन्होंने जेल पे डाला हुआ है। और कितने बुरे हालत हैं, कैसे कैसे इल्जाम लग रहे हैं। मतलब लाइक अगर एक लॉयर भी ढंग से पढ़ेगा या एडवोकेट ढंग से देखेगा तो सब झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। और ये है करप्शन और ये है पावर का गलत इस्तेमाल। आपने बताया सोनम वांगचुक का जिक्र किया, जब आप वहां गए थे, वाज इट अ पीसफुल प्रोटेस्ट? या इट वाज टोटली अ पीसफुल प्रोटेस्ट। और बुद्धिस्ट लोग काफी पीसफुल होते हैं और बहुत ही प्यारे लोग। मुझे कैसा एनवायरनमेंट था? बिकॉज जो मीडिया में फ्लैश होता है वो कुछ और ही है। जी, जो पहला प्रोटेस्ट था वो तो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, और दूसरा वाला जो प्रोटेस्ट रहा है उसमें जब डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, जबकि बीजेपी ने उनको मैनिफेस्टो में दिया था कि आपको 6 शेड्यूल हम देंगे, और देना भी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरत है उस जगह को। हम सोनम वांगचुक से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज एक साइंटिस्ट हैं जो हमारे देश को इतनी उपलब्धियां दे चुके हैं, इतनी इनोवेशन कर चुके हैं, डिफेंस में हमें इतना सपोर्ट कर चुके हैं, एंड इट इज सो डिसअपॉइंटिंग टू सी हिम बिहाइंड द बार्स। सर को तो उस समय बाहर होना चाहिए था, बिकॉज आपने देखा इस बार बिल्कुल भी उत्तराखंड में ठंड नहीं हुई है। बर्फ भी मेरे ख्याल से एक बार ही पड़ी, बारिश भी बहुत कम हुई है, और बर्फ भी पिघलने भी लग गई है। तो हमारे पास हमने तो ग्लेशियर अपने हर साल हम लूज कर रहे हैं, वो बार बार कट रहे हैं और बहुत ऊपर तक चले जा रहे हैं। मतलब लाइक अगर हमें बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ना पड़ेगा तब जाके हमें ग्लेशियर्स दिखेंगे। तो अभी सर की ज़रूरत पूरे इंडिया के माउंटेन रीजन को है, और उनका जो काम है, जो उनकी स्कूल है, जो आइस स्तूपा बनाते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ करनी है। तो उनकी ज़रूरत है हमारे देश को, हमारे हिमालयन बेल्ट को। तो उनको जल्दी से जल्दी रिहा भी करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पे हमें पूरे इंडिया के यूथ को एक्शन लेना चाहिए, और हमें एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करना चाहिए उनके लिए कि उनको जल्दी से जल्दी रिहाई मिले, और हम जल्दी से जल्दी नेचर के लिए जितना हो सके एक्टिवली, प्रोग्रेसिवली काम कर सकें। What are your top agendas or top priorities if you become a politician? बेसिक नेसेसिटीज पे, मतलब लाइक नालियां हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी ना भरे बरसातों पे,
गंगा जी में गंदा पानी ना जाए, नाले एसटीपी प्लांट्स हमारे अपग्रेडेड हों, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हों, फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर भी अच्छा काम कर रहे हों, और ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो, बिना बात के एक्सीडेंट्स ना हो, गाय आ जाती है काटनी पड़ जाती है, ये भी मैंने एक सवाल पूछा था ऋषिकेश में। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम जैसे बाहर की कंट्रीज में हम इतना सीखने के लिए मिलता है, स्पीड कैमरा होते हैं, वहाँ पे लिखा आता है कि यहाँ पे स्पीड मेंटेन करनी है। तो ये चीज़ों को अगर हम धीरे धीरे लोगों के अंदर फीड करेंगे तो वो उनकी उसमें आ जाएगा, रिफ्लेक्स में आ जाएगा कि हाँ यार मेरे को पहले ही से पता है कि मुझे ऐसे करके चलना है। तो मेरे टॉप प्रायोरिटीज़ फिलहाल यही हैं, और पूरा विजन बना रखा है मैंने, धीरे धीरे इसको खोलेंगे। हर बड़ा बदलाव जो है वो छोटे छोटे स्टेप से होता है, तो ऐसे कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए, या क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को कि वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज अ बिग डिफरेंस? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, और इस बार 4 धाम यात्रा में हम वेस्ट मैनेजमेंट में अगर ढंग से काम कर लें तो शायद इसी बार हम एक पायलट प्रोजेक्ट दे सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को भी और पूरे इंडिया को, कि हमने बहुत अच्छे से ये 4 धाम यात्रा कंप्लीट करी है। और मैं ये कहना चाहूँगा जितना भी डिवोटीज़ 4 धाम यात्रा में जा रहे हैं वो अपना कूड़ा अपने साथ वापस लेके आएँ, और बहुत हल्का वेस्ट होता है वो, आपके मैगी खाए हुए के पैकेट, आपका पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, या आपके पेपर कप्स, ये सब आप वापस लेके आ सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट बनेगा और लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। जो वहाँ पे स्वच्छता कर्मी काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, हम कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट को भी बहुत कम करेंगे। तो इन चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए। और 4 धाम यात्रा में मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक निवेदन रहेगा कि हमें मौका दीजिए, जो NGOs हैं उत्तराखंड में उनको मौका दीजिए कि एक अच्छी यूनाइटेड फ्रंट होके हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, बिकॉज आपके डेडिकेशन के लिए, आपके हार्ड वर्क के लिए हम सैल्यूट करते हैं। आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहिए, यंग लीडर्स को भी उनको इनकरेज करते रहिए। आपका जो सफाई का कार्यक्रम है उसमें कभी हमें भी इनवाइट कीजिए तो हम भी कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू सो मच, आपको आना भी चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, थोड़ा समझ में आएगा जब कूड़ा उठाते हैं तो हम कूड़ा फेंकने की हिम्मत नहीं होती है फिर, ये भी चीज़ देखी है हमने। थैंक यू।